नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। हमारे साथ आज एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार मिहिर मिश्रा जी जुड़े हैं। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपके राज्य बिहार में ये क्या हो रहा है। चुनाव के बीचों बीच फायरिंग, गोलीबारी और एक व्यक्ति की मौत, और उसके बाद से माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण। विक्रांत जी, स्वतंत्र के सभी दर्शकों का जो भी हम लोगों को इस वक्त देख रहे हैं उनका स्वागत है। बस मैं ये कहूंगा कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रत्याशित था। दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो चुनाव आयोग इसको लेकर अलर्ट था, ना प्रशासन इसको लेकर संजीदा था। बिहार की जिस सीट की ओर आप इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, वो सीट है मोकामा। जी। मोकामा जो है राजधानी पटना से कोई बहुत दूर नहीं है। और वहां पर दो बाहुबलियों की टक्कर है। वहां पर अनंत सिंह, जिनको लोग कथित तौर पे छोटे सरकार बोलते हैं, अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी एक दौर में बाहुबली हुआ करते थे। और उनके प्रतिद्वंदी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सूरजभान सिंह। उनकी पत्नी वीणा देवी वहां से चुनाव लड़ रही। तो कहानी ये हो गई कि इसमें जो बिहार का अपना एक जो चुनाव का एक रक्त चरित्र रहा है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये बात सच है कि ये सब चीजें एक इतिहास का हिस्सा थी, एक काला अध्याय था। लेकिन इस बार जो घटित हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस सुशासन की बात हम लोग करते हैं अक्सर बीजेपी और एनडीए के की रैलियों में, लालू यादव के जमाने के जंगल राज की चर्चा होती है। पर सवाल ये उठता है कि मोकामा में जो हुआ, क्या वो जंगल राज का नमूना नहीं था? मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। दुलार चंद यादव का भी कोई अपना एक आपराधिक उनकी पृष्ठभूमि रही है। उनके ऊपर कई सारे मामले भी थे, ये बात भी सच है। और कई बार वो कभी आरजेडी के साथ खेमे में रहे, कभी जेडीयू खेमे में रहे, और इस बार वो जन सुराज के साथ थे। जन सुराज के समर्थन के प्रत्याशी जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, पीयूष पीयूष प्रियदर्शी के साथ वो कैंपेन कर रहे थे। इसी कैंपेन के दौरान ये चौंकाने वाली वारदात हुई। और हैरानी की बात यह है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उस वक्त में हथियारबंद लोगों को, जैसा कि आरोप है, अनंत सिंह के 40 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। तो पहला सवाल तो ये उठता है, क्या चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता में 40 गाड़ियां किसी कैंडिडेट का ले जाना अलाउ है? क्या उसका खर्चा अनंत सिंह दिखाएंगे? नंबर वन। नंबर टू, उस काफिले में हथियारबंद दस्ता क्या कर रहा था? नंबर थ्री, जिस वक्त इस घटना को सरेआम, और दुलारचंद यादव कोई छोटा मोटा नाम तो था नहीं, इस तरीके से घसीट कर काफिले के बीच से पहले गोली मारी जाती है, फिर बिल्कुल उस पर उन्हें, दुलाचंद यादव को स्कॉर्पियो कार से रौंद दिया जाता है। और ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि दुलाचंद यादव इस दुनिया में है या नहीं, और उसके बाद ही हमलावर वहां से जाते हैं। अब इस पूरी कहानी को लेकर आपको बता दूं कि बिहार में जो चुनावी रक्त चरित्र है, उसका पहला चैप्टर शुरू हो गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त वहां पर शव यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। हजारों का हुजूम जुटा हुआ है। एक माहौल में तनाव है। और आपको दूसरी खबर दे दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी दे दूं कि इस वक्त वहां पथराव भी हुआ है। इस वक्त भी अनंत सिंह के समर्थकों और जो शव यात्रा में हजारों का हुजूम जा रहा है, पथराव भी हुआ है। और खबर यहां तक मिली है विक्रांत जी कि गोलीबारी भी हुई है। इस शव यात्रा में कौन कौन शामिल है? इस शव यात्रा में आपको जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं, पीयूष प्रियदर्शी, वो शामिल हैं। इसके अलावा जो दुलारचंद यादव के कुनबे के लोग, आसपास के यादव बिरादरी के लोग, दूसरे वर्गों के लोग, तमाम लोग शामिल हैं। और खास बात इसमें यह भी है कि अनंत सिंह इस पूरे मामले को ये बोल रहे थे कि इसमें सूरज भान ने ये करवाया है। मतलब दूसरे बाहुबली हैं जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही, वीणा देवी, उन्होंने करवाया है। सूरज भान की पत्नी ही मौजूद है इस शव यात्रा में, वीणा देवी। अब ऐसे में क्या मुकामा एक ऐसे, ये कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्या ये है? क्या बिहार में रक्त चरित्र का एक नया, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन बिहार में जो शुरुआत हुई है, ये इस चुनाव की बहुत ही अशुभ शुरुआत है विक्रांत जी, मैं ये कहना चाहूंगा। मैं आपको मिहिर जी एक तस्वीर दिखाता हूं, ये बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तस्वीर क्या कहती है, ये तस्वीर देखिए आप, अगर आपको दिख रही है। और इस तस्वीर में नीतीश जी हाथ जोड़ रहे हैं अनंत सिंह के सामने। और ये पुरानी तस्वीर है, मैं हम अपने दर्शकों को ये बता दें। और इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिसमें आप देखिए कि अनंत सिंह के साथ नीतीश जी खड़े हैं, और उसमें भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या, क्या ये सब समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, नीतीश जी तो हमला करते हैं ना कि लालू जी का जंगल राज है, लालू यादव जो 20 साल पहले राज करते थे उनके जंगल राज पर आप हमला करते हैं। तो ये तस्वीरें तो जो पुरानी तस्वीरें, उसके साथ साथ अब तो ये उम्मीदवार है जेडीयू के, और इस पर 36-38 मुकदमे दर्ज है।
देखिए, यही तो एक राजनीति का चरित्र है। आज की तारीख में सिर्फ बात अनंत सिंह की नहीं है। अनंत सिंह का तो पुराना आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, उनका एक इतिहास रहा है बाहुबल का। और ठीक है, नीतीश जी और इसके पहले उनकी पत्नी ने आरजेडी से चुनाव लड़ा था, फिर दोबारा इधर से उधर आ गए। और नीतीश जी ने खुले मन से तारीफ की थी कि पहले इधर उधर चले गए थे, हमारे बहुत करीबी हैं, अब गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल मजाकिया अंदाज में ये कुछ दिन पहले की बात अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो इसके अलावा यही नहीं, अनंत सिंह के अलावा आप छोड़िए ना, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया गया। आनंद मोहन का इतिहास सब लोग जानते हैं। तो मामला इधर हो या इस तरफ, मतलब गठबंधन चाहे वो हो चाहे ये हो, आरजेडी का गठबंधन हो या जेडीयू गठबंधन हो, बाहुबल और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दोनों ओर से मैदान में उतारे गए हैं। और प्रशांत किशोर इसी को तो मुद्दा बना रहे थे। लेकिन सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर अगर इसको मुद्दा बना रहे थे, तो राजनीति की विडंबना यही देखिए कि जिस दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, उन दुलार चंद यादव का जनसुराज के साथ क्या काम चल रहा था, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। लेकिन बिहार में इन प्रश्नों का उत्तर कोई भी राजनीतिक दल आपको ईमानदारी से नहीं देगा। जब यही सवाल किया गया जनता दल यू के चीफ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह से, उन्होंने कहा कि मैं तो खुलेआम में कर, लेकिन नीरज सिंह की आवाज टक्कर खाने में तूती की आवाज है, सच है। नीरज सिंह ने ऑफिशियली विरोध किया था जब अनंत सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन सवाल उठता है कि उस विरोध का क्या, जब इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, तो आज मैं बस एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक हम्माम है, इस हम्माम में सब के सब नंगे हैं। जिस जेडीयू से हम सुचिता की बात कर रहे थे, एनडीए से चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे थे, खासतौर से बीजेपी से, ये सब दिखावे की बातें हैं। धरातल पर इसका कोई मतलब नहीं है। और मोकामा की इस घटना ने यही साबित किया है। एक चीज मेहर जी, आज एक और बड़ी घटना थी कि एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। और एनडीए का घोषणा पत्र 40-45 सेकंड में घोषणा पत्र जारी होने का काम हो गया। ये शायद दुनिया का सबसे छोटा कार्यक्रम रहा होगा जिसमें किसी राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और वो 1 मिनट से भी कम समय में पूरा हो गया। नीतीश जी वहां पर थे, जेपी नड्डा वहां पर थे, चिराग पासवान वहां पर थे, और सभी नेता, जीतन राम मांझी, जैसे ही उस घोषणा पत्र को मीडिया के सामने दिखाया उसके बाद सभी नेता वहां से चले गए। और सिर्फ सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के नेता हैं, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डिटेल में सारी बातें बताई। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? नहीं, इसका एक लाइन में सिर्फ उत्तर ये दूंगा विक्रांत जी की एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। वजह यह है कि नीतीश कुमार बेहद अपसेट हैं, और उनको अपसेट करने का काम बीजेपी कैंप की ओर से लगातार किया जा रहा है। नीतीश कुमार को पहली बार अपसेट तब किया गया था जब एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में अमित शाह खुलेआम मुनादी कर देते हैं कि भाई, अगला मुख्यमंत्री तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके विधायक दल के नेता तय करेंगे। क्या मोदी जी भी ऐसे तय होते हैं इस देश के अंदर? नीतीश कुमार के संदर्भ में अमित शाह ने ऐसी बात कह दी कि अमित शाह कि इस बयान की वजह से नीतीश कुमार बिल्कुल बिफर गए। और आपको याद होगा, और हम लोगों ने कल इस पर काफी चर्चा भी डिटेल से की है, कि इसी नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। कल पीएम मोदी की दो जगह महत्वपूर्ण रैलियां थी, मुजफ्फरपुर के सकरा में थी और छपरा में थी। वहां पर पोस्टर में, पीछे बैकग्राउंड में पोस्टर देखेंगे तो मोदी जी के बराबर नीतीश जी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन नीतीश जी मंच से नदारद थे। यानी कि मामला साफ है, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और आपको फिर से एक बार बता दूं कि इस चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से सेल्फ गोल कर रही है, अभी हाल में अमित शाह ने क्या किया, उन्होंने सम्राट चौधरी के सामने के लिए खुले मन से ऐलान कर दिया अभी तो इनका और प्रमोशन करना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य साहब की ये कौन सी चूके हैं जो लगातार चूक दर चूक वो किए जा रहे हैं? इस बातों को एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो डैमेज कंट्रोल, आप एनडीए की बात छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी के अंदर एक बड़ा तबका है जो इस बात को समझ चुका है कि डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी ये कहना मुश्किल है। नीतीश का जो अपना इलेक्टोरेट है, उनके पास एक मैसेजिंग गई है कि बीजेपी खेला करने वाली है, और इस खेले से निपटने के लिए यकीन मानिए अभी इस, जब तक नीतीश कुमार एक्टिव है पॉलिटिकली, जब तक उनका माइंड शार्प है, कम से कम बीजेपी के चाणक्य नीतीश कुमार जैसे चाणक्य का मुकाबला नहीं कर सकते। और यही जो आज घटनाक्रम हुआ, 60 सेकंड के अंदर नीतीश कुमार वहां से उतर गए, और जब वो निकले तो उसके पीछे पीछे तमाम, जीतन राम मांझी भी चले गए, चिराग पासवान भी चले गए, अकेले बच गए सम्राट चौधरी। अब सोचिए, सम्राट चौधरी बिहार में फेसलेस नेता है। सम्राट चौधरी एक खास वर्ग के लिए एक खास स्थान पर लोगों के नेता हो सकते हैं, ठीक है, उनको अमित शाह की कृपा से उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, अमित शाह के दुलारे बन गए, जैसे मोदी जी के दुलारे चिराग पासवान हनुमान बन के बैठे हुए हैं, वैसे ही उनकी भी भूमिका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बरक्स, नीतीश कुमार के पैरेलल
सम्राट चौधरी कोई चेहरा हो सकते हैं बिहार के अंदर? हरगिज नहीं। कम से कम आने वाले 5 सालों में जब तक नीतीश कुमार एक्टिव रहेंगे, तब तक वो नीतीश कुमार के पासन के बराबर भी नहीं है। सिर्फ वही नहीं, बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है, एनडीए का कोई भी नेता कम से कम नीतीश के मुकाबले बिहार में कहीं खड़ा नहीं होता है। ऐसे में फिर सवाल ये उठता है, ये जो तमाशेबाजी इतनी हुई, इतना ड्रामा चला, इससे क्या मैसेज जा रहा है? जो इलेक्टोरेट है वो सब कुछ देख रहा है। नीतीश कुमार के जितने लॉयल वर्कर्स हैं, उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया है कि उन्हें चुनाव के दिन क्या करना है। आपको ये बता दूं, अंदर खाने एक ये भी खबर आ रही है कि एक ऐसी मैसेजिंग गई है नीतीश के जितने उनके मतदाता है, कोर वोटर जो उनके कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के महिलाएं हैं, कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। हाँ। यानी कि जहां पर नीतीश कुमार का बीजेपी कैंडिडेट होगा, वहां पर नीतीश का जो मतदाता है, कोर वोटर है, वो तीर के लिए नहीं, वो बीजेपी के लिए, कमल के लिए वोट नहीं करेगा, वो वोट करेगा आपको लालटेन के लिए। लालटेन किसका चुनाव चिन्ह है? लालटेन आरजेडी का है। और हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे दौर कैसा भी रहा हो, वक्त जितना जैसा भी रहा हो, सत्ता में चाहे नीतीश कुमार रहे हो, कभी लालू रहे थे एक दौर में, इन दोनों के बीच रिश्ते आज भी हैं। इन दोनों के घरों के बीच का फासला ज्यादा नहीं है। तो आप इंतजार कीजिए आने वाले 2 दिन के अंदर, क्योंकि देर बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। अब इसका डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आज का तमाशा जिन लोगों ने देखा, नीतीश कुमार बिल्कुल अनमने थे, बिल्कुल अपसेट थे। उन्होंने किसी से खास बातचीत नहीं की। वो आने के समय उनके नड्डा से कुछ उनकी इशारों में बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई ईश्वर जाने। उसके बाद वो चुपचाप 60 सेकंड के अंदर नीचे उतर के चले गए। अकेले मंच पर रह गए सम्राट चौधरी। अब इसको देख के लगता है कि एनडीए की नैया बीच चुनाव में, बीच मझधार में फंसी हुई है विक्रांत जी। और इस नैया का सिर्फ एक ही खेवनहार था, वो नीतीश कुमार थे। और उस नीतीश कुमार को बीजेपी ने नाराज कर दिया। तो अब सोचिए, अब तो राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी कितने नंबर्स लाने में कामयाब होती है। देखिए, सरकार तो किसी की बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय है, ऐसा लोग बोलते हैं, जो जानकार हैं वो बोलते हैं। और जिन्होंने नीतीश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, उनको भी लगता है कि नीतीश कुमार के पास नंबर जब 40 थे उनके पास, तभी वो सीएम बन गए। और इस बार तो सबको ये प्रेडिक्ट कर रहा है विक्रांत जी, कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी से बेहतर नंबर जेडीयू के रहेंगे। तब क्या हाँ, होगा? तो ये पूरी कहानी अंदर खाने कुर्सी की चल रही है। ये पूरा किस्सा कुर्सी का चल रहा है। इस किस्से में बीजेपी चाहती थी किसी बहाने खेला कर ले जाए, पर अफसोस कि ये खेला हो नहीं पाया। उसके पहले ही इसका जो बबल था वो फूट गया विक्रांत जी। लेकिन मेयर जी, बीजेपी भाई 24 घंटे सातों दिन राजनीति करने वाली पार्टी है। आखिर नीतीश के बिना उसे भी पता है कि बिहार में जीत पाना या बिहार में सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है। तो क्यों नीतीश को लेकर इतना बड़ा रिस्क ले रही है बीजेपी? देखिए, एक दौर था बीजेपी के अंदर, जब बिहार बीजेपी में कई बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। एक जमाना था कैलाशपति मिश्रा वहां के अध्यक्ष हुआ करते थे, पुराने खाग। एक जमाना था सुशील मोदी हुआ करते थे, जिनके साथ नीतीश की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। पर दुर्भाग्य से वो पुराना दौर है। इस दौर में बीजेपी के अंदर कोई नेतृत्व में, बिहार का जो नेतृत्व है वो ऐसा नहीं जो नीतीश कुमार से ठीक से इंटरेक्ट कर पाए, उनके लेवल का हो, उनके कद का हो। और कम्युनिकेशन गैप वहीं से पैदा होता है। ऐसे में क्या होता है, बिहार की यूनिट फीडबैक देती है दिल्ली में, और दिल्ली में जब फीडबैक देती है तो जमीनी हालात जो है वो मोदी या अमित शाह तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। संजय मयूख जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, जो समझाना चाहेंगे कान में फुसला के बोल देंगे, दिलीप जायसवाल जो चाहेंगे वो बता देंगे, सम्राट चौधरी भी। क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा है ना, कि जैसे हम लोग जब किसी प्राइवेट कंपनी में देखते हैं कि बॉस को खुश करने की होड़ में सब लगे रहते हैं, तो कोई सही पिक्चर मोदी या अमित शाह को बताना नहीं चाहता है। सबको अपने अपने नंबर बढ़ा के दिखाने हैं। उस नंबर बढ़ाने के गेम में बंटाधार हो गया है आज की तारीख में। बीजेपी में क्या सब कुछ सही है बिहार में? नहीं। शक्ति चौधरी, सॉरी, सम्राट चौधरी का अपना अलग कैंप है, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल का अपना अलग कैंप है, राजीव प्रताप रूडी का अपना एक अलग राग है। ऐसे बिहार में बीजेपी के बतेरो, अश्विनी चौबे हैं वो अलग हैं, गिरिराज सिंह का एक अलग कहानी चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी का जो पूरा एक डिवाइडेड फैमिली है ना, वो एक मैसेजिंग बहुत गलत गया, और बीजेपी को जमीनी स्थिति को ओवर एस्टिमेट कर गई। कहते हैं ना, मैंने पिच कंडीशन वाली बात कही थी, तो पिच कंडीशन को भांपने में बीजेपी कंप्लीटली फेल्योर उसका रहा, बीजेपी का साबित हो गया। और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा फिलहाल किसी को नहीं है। लेकिन एक बात तय है विक्रांत जी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मोदी के नाम पर आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये चुनाव, एक कहते हैं ना वाटरलू, ये आखिरी लड़ाई साबित होगी बिहार में। आपको बता दे रहा हूं, नतीजा चाहे जो हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आसार लग रहे हैं। आपने घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का तमाशा देख ही लिया। हमने 1-2 दिन पहले देखा था, आरजेडी का भी आया था घोषणा पत्र। क्या वहां ऐसा तमाशा हुआ था? नहीं हुआ था। सारे लोग यूनिफाइड रूप में बैठे रहे। तेजस्वी ने बड़े पेशेंस के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन किया। आप सुनिए ना,
सोशल मीडिया में तो व्यूअरशिप पैमाना होता है। आप देख लीजिएगा उसमें कितने व्यूज उनके समय में गठबंधन के घोषणा हाँ। पत्र में आए थे, कितने व्यूज आए थे। आपको फर्क वही नजर आ जाएगा। आज मैं भी तमाम चैनलों जो सोशल मीडिया पर वॉच कर रहा था, देख रहा था, बहुत मामूली व्यूअरशिप। सम्राट चौधरी को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अगर वही बात नीतीश कुमार बोल रहे होते, इमेजिन कीजिए, नरेंद्र मोदी अगर वहां पर होते, अमित शाह होते, तो बात दूसरी होती। लेकिन ये घर तो बसने से पहले ही बंट गया। बस मैं ये बात कहना चाहूंगा विक्रांत जी। और जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है मेहर जी, लग रहा है कि जिस तरीके से T20 का रोमांच बना रहता है, तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 14 तारीख को जब नतीजा आएगा उसके बाद भी रोमांच बना रहेगा, क्योंकि नीतीश जी की भूमिका बहुत देखने वाली होगी, अगले कुछ दिन क्या करते हैं और चुनाव के बाद क्या करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में माना था कि बड़े अच्छे फिनिशर हैं। हाँ। तो राजनीति में आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इज अ वेरी गुड फिनिशर। आखिरी बॉल पर सिक्स लगा करके मैच जिताने की हिम्मत वो रखते हैं। और आप देख लीजिएगा क्या सरप्राइज स्टोर में है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का जो बाउंसर आएगा, जो गुगली आएगी, उसमें बीजेपी का कोई बल्लेबाज टिकेगा नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। फिर नतीजा चाहे किस उस पक्ष का हो या इस पक्ष का हो, फिर देखिए क्या होता है। जो भी होता है, एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है, दैट आई कैन से यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, बिहार के चुनाव के लिए इंसाइट दी। बहुत बहुत शुक्रिया।